हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। प्रयास बैच के लेक्चर नंबर 5 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा अपने पास में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने मोलिकुलरिटी उसके बारे में डिस्कस किया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था उसके बारे में डिस्कस किया, और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सबको अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस को और अपन डिस्कस करते हैं। इसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, उसमें सबसे पहला अपन जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होगी, उसका एक प्रॉपर डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो ये सब चीजें अपने को इसके अंदर करनी है। तो बेटा लेक्चर नंबर 5 को अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में जहां तक खत्म हुआ था उसी से आगे आपको क्वेश्चन नंबर 28 है, वहां से स्टार्ट करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 28 है वो अपने पास में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 मेरे को ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया A प्लस बी, उससे बेटा क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। बेटा ये रिएक्शन है कि A प्लस बी था, इसके बीच में रिएक्शन हुई और बेटा यहां से एक मेरे को क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, आगे की तरफ ये कह रहा है कि अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है जब एक की सांद्रता को बेटा क्या कर रहे हो, दोगुना कर रहे हो। इसका मतलब सर इसके लिए पहले रेट लिख दो कि सर रेट बराबर होगी के ए की पावर कुछ होगी जो भी मेरे को पता नहीं है, और सर बी की पावर भी कुछ भी होगी जो भी मेरे को पता नहीं है। इसके बाद में बच्चों आगे की तरफ ये कह रहा है उत्पाद के लिए अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाएगी जब एक की सांद्रता को बेटा कितनी कर रहे हो, दोगुनी कर रहे हो। बेटा अपने को पता कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन को जितना टाइम करोगे उतने टाइम ही रेट होगी, उस कंडीशन में बेटा ऑर्डर कितना होने वाला है, वन। ये कह रहा है कि आपको अभिक्रिया की दर दोगुनी होगी तब एक की कॉन्सेंट्रेशन को कितना किया जाएगा, दोगुना किया जाएगा। इसका मतलब एक के सापेक्ष तो अभिक्रिया की कोटि होगी वो वन होगी। बी का अभी भी मेरे को पता नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि दर को पुनः दोगुनी की जाती है, दर पुनः दोगुनी हो जाती है जब ए तथा बी की सांद्रता बेटा की जाती है, दोगुनी की जाती है। अब बेटा नेक्स्ट में क्या कर रहा है, देखो आपके पास में ये यहां तक तो था। पहली कंडीशन तो कहती है कि सर पहली कंडीशन ये थी कि सर ये रेट होगी ना वो डबल हो जाएगी। कब ये रेट डबल होगी, जब आप एक की सांद्रता को कितना कर रहे हो, दो गुना कर रहे हो। इसका मतलब इसका जो वन था, और बेटा बी को बारे में कोई जानकारी अपने को नहीं दी। फिर सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि दर वापस दोगुनी हो जाएगी जब ए और बी दोनों की सांद्रता कितनी की जा रही है, दोगुनी की जा रही है। इसका मतलब रेट तो अभी भी फिक्स है कि 2r1 होगी। बेटा के और ए की पावर ए को कितना कर रहे हो, डबल कर रहे हो। इसका मतलब 2a कर रहे हो, उसकी पावर तो 1 थी। और बेटा बी को भी क्या कर रहे हो, आप डबल कर रहे हो। लेकिन बेटा बी को अगर डबल करोगे तो रेट तो कितने टाइम हो जानी थी, 4 गुना हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेट होगी वो बी की पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि बेटा बी को डबल कर रहे हो तो रेट तो 2 को 2 से गुना करोगे तो 4 टाइम हो जानी चाहिए थी, लेकिन रेट अभी भी फिक्स है। इसका मतलब जो रेट होगी वो बी की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इस वजह से बेटा ये कैसा हो जाएगा, नियत होने वाला। इसका मतलब जो रेट होगी, दर होगी, वो बी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। तो बेटा बताना क्या था अपने को, ए और बी के सापेक्ष कोटि बतानी है। तो बेटा ए के सापेक्ष कोटि तो कितनी होने वाली है कि सर ए के सापेक्ष तो 1 होगी, और बेटा बी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करेगी। इसका मतलब बी के सापेक्ष कोटि कितनी होगी, 0। तो बेटा ये देख लो, एक और 0, तो ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 दे रखा। बेटा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, देखो क्वेश्चन ने कैसे घुमाया। ये कह रहा है कि ए प्लस बी से उत्पाद बना। पहली कंडीशन ये बोल रहे हैं कि जब आप एक की सांद्रता को डबल कर रहे हो उससे रेट भी डबल हो रही है। इसका मतलब बेटा कॉन्सेंट्रेशन को जितना चेंज करने से रेट जितने टाइम चेंज हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा, 1। फिर दूसरा ये कह रहा है कि दर वापस दोगुनी हो जाएगी जब ए और बी दोनों की सांद्रताओं को दोगुना करो। बेटा एक की सांद्रता को भी डबल किया और बी की सांद्रता को भी मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। लेकिन अपन ने देखा कि सर इस हिसाब से तो रेट 4 गुना होनी चाहिए थी, डबल हो गया 4 गुना। लेकिन रेट सर अभी भी अपने पास में कितनी है, डबल ही है। इसका मतलब सर ये बी की सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इस वजह से बेटा बी की पावर कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। तो ये कह रहा है कि बी की जो कॉन्सेंट्रेशन नियत होगी तो दर तो बी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 28 था अपने पास में। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं। आपको ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया ए प्लस बी, उससे उत्पाद के लिए दर नियम ये दे रखा है। इस दर नियम के अकॉर्डिंग बेटा एक की सांद्रता जो ऑर्डर होगा कोटि जिसको बोलते हैं वो तो 1 होगा, और बी की कोटि कितनी होने वाली है, 2। पहला ऑप्शन ये कह रहा है यदि बी को नियत रखा जाए जबकि ए को 2 गुना किया जाए। ये कह रहा है कि आप बी को तो कांस्टेंट करो और ए को कितना कर दो, बेटा डबल कर दो। तो के बराबर होगा, मतलब आर बराबर होगा के, ए की सांद्रता को 2 गुना करोगे तो उसकी पावर तो 1 होगी, तो बेटा रेट भी कितनी हो जाएगी,
2r हो जाएगी। नियत रखा जाए तब एक की सांद्रता को 2 गुना करते हैं तो बेटा अब की रेखा की दर होगी वो भी 2 गुनी गति से होगी। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो मेरे पास में क्या होने वाला है, सही होने वाला है। बेटा ये अपने को गलती स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। दूसरा ये कह रहा है कि यदि एक को नियत रखा जाए और बी को 1/4 कर दें तो अभी की दर आधी हो जाएगी। चेक करते हैं। बेटा एक को तो नियत रखो तो r बराबर क्या हो जाएगा के, एक को तो ऐसा कैसा रहने दो, और बेटा बी था उसको क्या कर दो आप 1/4 कर दो तो ये 1/4 हो जाएगा। बेटा 1/4 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पावर 2 दे रखी है ना तो 1/4 होगा। इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये तो 1/4 हो गया और 1/4 का स्क्वायर करोगे तो बेटा यहाँ से रेट बराबर क्या होगा के, ए की कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसी की ऐसी, और बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/16 होने वाली है। जबकि 1/4 कर दे तो बेटा दर आधी नहीं होगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरे पास में क्या होगा, गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन अपने पास में है कि यदि ए और बी दोनों की 2 गुना कर दे तो दिए गए अभी की रेट की दर 8 गुनी होगी। चलो देखते हैं बेटा। रेट तो कहते हैं कि रेट बराबर था कि ए की सांद्रता को 2 गुना कर रहे हो, इसकी पावर 1 है, और बी की सांद्रता को भी 2 गुना कर रहे हो, जबकि बी की पावर कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। तो बेटा 2 का स्क्वायर तो 4 और 4 को 2 से गुणा करोगे तो इसका मतलब कि न्यू रेट होगी मेरे पास में ओल्ड रेट के कंपैरिजन में 8 टाइम क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। इसका मतलब सर यही कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरे को ठीक ठाक नजर आ रहा है। इसके बाद में कह रहा है कि यह एक तृतीय कोटि की भी क्रिया है। बेटा इसमें ऑर्डर कितना होगा, 2 ऑर्डर तो बी का होगा, एक ऑर्डर किसका होगा, ए का होने वाला है। इसका मतलब इसके लिए x प्लस वाई होगा, जिसको मैं n बोलता हूँ, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 + 2 = 3 होगा। इसका मतलब सर थर्ड ऑप्शन भी क्या होने वाला है, सही होने वाला है। बेटा मेरे को यहाँ इसके अंदर गलत कथन का चयन करना था, तो बेटा यहाँ गलत कथन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 के अंदर क्या होगा, गलत होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 29 था, जिसमें अब तक अपन ने जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो जनरल मीनिंग सीखा था, जहां एक टेबल के बारे में बात की थी। बेटा ये जो टेबल के बारे में बात की थी, इसी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने को इसके अंदर पूछे जा रहे हैं कि सर आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट डबल हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा 1। अगर 2 के पावर में चेंज हो रहा है तो 2 हो जाएगा, जैसे कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना किया उससे रेट कितनी हो गई 4 टाइम, इसका मतलब 2 के पावर में चेंज हो रही है। 2 गुना करने पर रेट है 8 टाइम, और इसका मतलब किसके अंदर चेंज हो रही है, क्यूब के अंदर चेंज हो रही है। तो ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। और एक बेटा इंपॉर्टेंट इसके अंदर रिजल्ट भी था कि सर आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो, उससे रेट ऑफ रिएक्शन 2.82 टाइम हो रही है। उस कंडीशन बेटा ऑर्डर कितना होगा अपने पास में 3/2 होगा, जिसका फॉर्मूला क्या था कि मतलब फॉर्मूला का एक जनरल आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे, इससे रेट ऑफ रिएक्शन अगर 2.82 टाइम हो रही है, उस कंडीशन में n होगा, इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बेटा वो कितना होगा 3/2 होने वाला है। बेटा ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन मैंने करवाया था। बेटा इसी फॉर्मूले के ऊपर अपन ने 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, जिसको आपको ट्राई करने की जरूरत होगी। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 29 को आप नोट करो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं, जहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा और कुछ क्वेश्चन अपन लोग मिलकर ट्राई करेंगे। तो एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 29 को आप नोट करो। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास में है कि एक रासायनिक अभिक्रिया ए से बी के लिए अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है जब एक की सांद्रता को कितना कर रहे हो आप 8 टाइम कर रहे हो, तो एक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो बेटा कोई इश्यू नहीं है, इस वाले को अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास में रेट कैसे लिखोगे कि सर रेट बराबर होगी कि ए की पावर कुछ होगी जो अभी मेरे को पता भी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि अभिक्रिया की दर को 2 गुना कर रहे हो, 2 गुनी हो जाती है जब एक की सांद्रता को कितना कर रहे हो बेटा 8 टाइम कर रहे हो, इसका मतलब रेट तो होगी वो 2r1 होगी। तो बेटा एक को कितना कर रहे हो 8 एक कर रहे हो, तो आपको क्या बताना था इस कंडीशन में एक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। बेटा इसको 8 टाइम करने पर ये अगर 8 गुना इसको बढ़ा रहे हो इससे रेट 2 टाइम हो रही है, इसका मतलब सर 1/3 होगा इसके पावर में, तभी ऐसा होगा 1/3 होगा इसके पावर में, तभी ये किसके बराबर होने वाला है कि सर 2 की पावर
अगर मतलब 3 करते हैं तब 8 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब सर इसकी पावर में 1/3 रख दो, तो बेटा ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/3 होगा। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आसान कैटेगरी का बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, इसको आप आराम से ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 30 था अपने पास में, इसमें ऑपोजिट काम करना था कि सर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट बढ़नी चाहिए थी, जबकि यहाँ घट रही है तो 1 के अंदर तो आएगा, और बेटा अगर इसको एट ए टाइम बढ़ाने से वो 2 टाइम कम हो रही है, मतलब 2 टाइम ही हो रही है, इसका मतलब पावर में 1/3 लगाना था। इसके बाद में बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं। ये कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया दर, इसको दर नियतांक के बोलते हैं, बेटा वो निर्भर करता है, तो के बारे में तो अपने को पता है कि सर प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होगी, सर प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब तो यही होता है, अभी आपने बताया भी है कि जैसे मान लो एक रिएक्शन है कि ए से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का, मतलब इसके अंदर मेरे पास में उत्पाद बन रहा है, इस कंडीशन में इसके लिए रेट लिखोगे, तो रेट कैसे लिखोगे सर, रेट बराबर होगा के, एक की पावर कितनी होगी सर, जितना ऑर्डर होगा उतनी होगी, तो अभिक्रिया की दर कितनी है, 1 होगी, इसका मतलब सर प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो सामान्य इक्वेशन है वो ये होगी। यहाँ सर एक कांस्टेंट के जिसको अपन दर नियतांक बोलते हैं, दर नियतांक, सर ये जो के है ना वो दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, पहला तो किसके ऊपर, तापमान के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है उत्प्रेरक के ऊपर, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये सर जो के है वो प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब है कि सर प्रथम कोटि अभिक्रिया हो, सेकंड या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, उन सब में के होगा वो केवल और केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा बेटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उत्प्रेरक के ऊपर, ये प्रारंभिक सांद्रता होगी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। पहला ऑप्शन है क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर बिल्कुल निर्भर ही नहीं करता, ये तो केवल तापमान उत्प्रेरक के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा उत्प्रेरक की सांद्रता पर बिल्कुल नहीं। तीसरा बेटा समय का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि तापमान के ऊपर निर्भर करने वाला है, इसका मतलब सही होगा। ये था बेटा अपने पास में क्वेश्चन नंबर 31। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। तो एक बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 को नोट करो। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको बेटा मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करके हैं। मैं एक बार बता देता हूँ कहाँ प्रैक्टिस किया अपन ने। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर ये जो सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन ट्राई किया था, ये क्वेश्चन ट्राई किया था, ये वाला ट्राई किया था, ये इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन बेटा अपन ट्राई करके हैं। तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे ट्राई करो एक बार। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट अपने पास में रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास में एक अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया है, इसके लिए दर नियम दे रखा है कि दर बराबर क्या होगी, कि सर इसके लिए दर बराबर होगा के H2 Br2 की पावर 1/2। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, तो ये कह रहा है कि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, बेटा द्वितीय कोटि की तो नहीं है, इसकी पावर तो 1 होगी, तो इसकी अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो n बराबर होगा x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये 1 + 1/2, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 3/2 होगी, जबकि ये कह रहा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसका मतलब गलत है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की अणु संख्यता होगी वो 3/2 होगी, अभिक्रिया की अणु संख्यता की वैल्यू कितनी होने वाली है, 3/2 होने वाली है। ठीक है, देखते हैं एक बार। इसके बाद में थर्ड अपने पास में करें के की यूनिट होगी वो सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स होना चाहिए, मेरे हिसाब से माइनस का साइन भी रहेगा। इसमें के की जो यूनिट होगी वो कितनी होने वाली है, सेकंड इनवर्स होने वाली है। देखते हैं लास्ट ये करें कि अभिक्रिया की अणु संख्यता बेटा किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। अब बेटा एक चीज समझो कि ये अभिक्रिया अपने को ये नहीं कह रहा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या फिर अपने पास में जो सिंपल रिएक्शन है। इसका मतलब सर इसकी में जो अणु संख्यता होगी उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कि बेटा ये बोल देता कि एकल अभिक्रिया है, तब तो मैं क्या कर सकता था, इसके अंदर इसको कैलकुलेट कर सकता था। इसका मतलब अणु संख्यता वाली दोनों पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी इसमें।
लास्ट में अपने पास में बेटा ये कह रहा है कि इसके लिए के की यूनिट होगी वो सेकंड इनवर्स होने वाली है। तो बेटा एक बार यहाँ के की यूनिट को अपने को चेक करना पड़ेगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, के की यूनिट होगी वो सेकंड इनवर्स के अंदर होगी या फिर नहीं होगी। एक बार बच्चों आप इसको ट्राई करो, या फिर एक बार मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा कंफर्मेशन ले लेता हूँ कि यहाँ सेकंड इनवर्स होगा या फिर सेकंड इनवर्स नहीं होगा। तो एक बार बच्चों आप यहाँ तक नोट करो, मैं एक बार देखता हूँ इसमें सेकंड इनवर्स का पॉसिबिलिटी है या नहीं है। इसके अंदर अगर बेटा ऑर्डर को चेक करें अपन, तो ऑर्डर की वैल्यू तो कितनी आएगी, 3/2 आने वाली है। यहाँ से के की यूनिट है वो निकालनी, तो बेटा के की यूनिट का जो मैं बता देता हूँ, के की यूनिट का फॉर्मूला होगा कि सर मोल अपॉन लीटर 1 - n गुणा सेकंड इनवर्स होगा। तो बेटा ये सब वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करके एक बार इस वैल्यू को कैलकुलेट करना, और बाकी इसका जो बचा हुआ काम है आप उसको ट्राई कर सकते हो। तो ये होमवर्क के तौर पे आप इसको ट्राई कर लेना। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि x + y है, मतलब x से y का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं x के संदर्भ में अभी क्रिया की कोटि 3 है। यदि x की सांद्रता को 2 गुना किया जाता है तो अभी क्रिया की दर कितनी होगी। तो बेटा इसको अपन आराम से कर सकते हैं कि सर इसके लिए रेट लिखो ना आप, कि रेट बराबर होगा कि x की पावर कुछ होगी। अब ये कह रहा है कि x की पावर तो 3 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि x की सांद्रता को 2 गुना किया जाएगा तो अभी क्रिया की दर कितनी होगी। तो बेटा यहाँ 2 रख दो, तो सर यहाँ से रेट बराबर होगी वो हो जाएगी k 2x, और उसकी पावर 3 कर रहे हो तो 2 की पावर 3 करने का मतलब कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इसका मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कितने टाइम होने वाली, 8 टाइम होने वाली है। तो ऐसा ऑप्शन अपने को ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिखाई दे रहा ना। तो एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 34 को आप नोट करो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 34 को एक बार नोट करो बच्चों। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया में यदि a + b से c बन रहा है। फिर ये कह रहा है कि पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एक की सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। बेटा एक की सांद्रता को 2 गुना करे तो अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। इसका मतलब एक के सापेक्ष कोटि कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। तो बेटा इसके लिए रेट कैसे लिखोगे कि रेट बराबर के एक की पावर तो कितनी होगी 1। बेटा कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल, और इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा 1। फिर ये कह रहे हैं ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगनी करने पर 16 टाइम हो रही है, तो दर ज्ञात करो इसकी। तो बेटा रेट इसकी ज्ञात करनी है। बेटा ये तो इसके ऑर्डर कितना होगा 1 होगा, इसका मतलब ए और बी दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ऐसे लिखेंगे कि रेट बराबर के एक की सांद्रता को डबल करोगे तो उसकी पावर तो 1 रहेगी। अभी करेंगे बी की सांद्रता को भी डबल कर दो, और बी को डबल करने पर ये बेटा कितने टाइम हो रही है, 16 गुना हो रही है। इसका मतलब 2 तो बेटा ऑलरेडी है, तो इसकी पावर में कितना लगा दूं, 3 लगा दूं। इसके पावर में 3 लगाओगे तो बेटा ये तो 8 हो गया, 8 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 16 हो गया। इसका मतलब कि न्यू रेट होगी वो बेटा 16 टाइम ज्यादा होने वाली है ओल्ड रेट के कंपैरिजन में। बेटा बताना क्या था यहाँ से, तो दर क्या होगी। तो बेटा दर के अंदर जो एक की पावर तो 1 होगी, और बेटा बी की पावर कितनी करनी पड़ेगी अपने को, 3 करनी पड़ेगी। ऐसा ऑप्शन देखना ताकि जहाँ रेट बराबर के एक की पावर 1 और बी की पावर कितनी होने वाली है 3। तो ऐसा ऑप्शन देखो बेटा, पहले के अंदर एक की पावर 2 दे रखी है गलत, दूसरे में एक की पावर 1 और बी की पावर 3 दे रखी, इसका मतलब सही हो गई। थर्ड में गलत होगा, और फोर्थ के अंदर तो एक की पावर 1 दे रखी है जबकि बी की पावर 2 है। बेटा यहाँ 2 रखोगे तो ये कितना टाइम हो जाएगा, 8 टाइम होगा, जबकि बोल रहा है कि 16 टाइम होगा। इस वजह से बी ऑप्शन इसके अंदर सही होने वाला है। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, इसके अंदर बच्चों आपको क्या करना है, ये कह रहे हैं कि एक अभिक्रिया है, इसके लिए कोटि आपको ज्ञात करनी है। तो बेटा इसके लिए रेट कैसे लिखोगे, इस रेट बराबर होगा कि ए की पावर एन होगी। बेटा अपने को कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और दर दे रखी है, कोई इश्यू नहीं, अपन कर सकते इसको। डाटा को आपको कंपेयर करना है। तो पहला डाटा क्या दे रखा है कि सर इसमें एक तो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और दूसरा दर दे रखी है। बेटा यहाँ से यहाँ जाने पर कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम हो रही है, डबल। कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो बेटा रेट कितने टाइम होगी, कि सर रेट तो 4 टाइम होगी। बेटा कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट 4 टाइम हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा 2। अगले में भी चेक करो कि सर 2.2 से 2.4 जा रहे हो, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन को आप कितना कर रहे हो, डबल कर रहे हो। और बेटा 36 से 144 के ऊपर जा रहे हो, इस कंडीशन में आप रेट को कितना टाइम कर रहे हो, 4 टाइम कर रहे हो। बेटा कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट अगर 4 टाइम हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर कितना होने वाला है 2। ये सही है। देखो ये तो रेट है कि अब कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, तो बेटा रेट 4 टाइम हो रही है, इसका मतलब 2 की पावर में 2 होगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो बेटा 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। बेटा यहाँ से रेट कितने टाइम होगी, 4 टाइम होगी। इसका मतलब सर इसके सापेक्ष ऑर्डर होगा वो कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो इसके आधार पर
ये दर दे रखी है, तो अभी क्रिया की कोटि ज्ञात करनी थी। इसका मतलब अभी क्रिया की कोटि कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है बेटा। ऐसा अपने को ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा था। ये सब चीजें बेटा उसी टेबल के ऊपर बेस्ड है, तो वो टेबल आपको आना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 था जिसको अपन ने डील किया। ये सब चीजें बच्चों अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। कुछ नहीं बड़ा आसान था। ये ऐसा कह रहा था कि आपके पास में जनरल इक्वेशन है कि रेट बराबर होगा के ए की पावर एन होगी। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट 4 टाइम हो रही है, तो इसको कैसे लिखोगे कि सर कॉन्सेंट्रेशन को आपके बाद 2a कर दिया और उससे रेट अगर 4 टाइम हो रही है, इसका मतलब 2 की पावर 2 लगाना पड़ेगा। अगर बेटा रेट में कह देता कि कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर जो रेट होगी वो अगर 8 टाइम हो रही है पुराने रेट के, इसका मतलब 2 की पावर में 3 लगा दो, 2 का क्यूब होगा वो 8 के बराबर होगा। तो बेटा ये जनरल फॉर्मूलेज अगर आपको पता है, इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से हैंडल कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 था। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर चलते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते, क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चन अब मैं वापस आपको होमवर्क के तौर पे देने वाला हूँ, उन सबको आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि आपके पास में एक अभिक्रिया है, ए से ई का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि एक की सांद्रता को 4 गुना किया जाए, बेटा सांद्रता को 4 गुना किया जा रहा है, तो अभिक्रिया की दर कितनी होने वाली है, 2 गुनी होने वाली है। तो बेटा उस कंडीशन में अभिक्रिया की कोटि को आपको क्या करना है, मतलब इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सर यहाँ से रेट बराबर होगा, अब सर कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम कर रहे हो तो अभी क्रिया की दर कितनी होनी है, 2 गुनी। इसका मतलब सर हाफ होगा। क्या सोल्व करने की जरूरत है, के ए की पावर कितनी होगी, एन। बेटा आप एक की सांद्रता को 4 गुना कर दो, सर यहाँ मैंने कर दिया इसको 4, के ए की पावर 4a और उसकी पावर एन करनी पड़ेगी। और यहाँ से बेटा अगर एक की सांद्रता को 4 गुना करें तो अभी क्रिया की दर कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। ठीक है बेटा, इसको 4 गुना करने पर ये 2 हो रही है, तो इसके पावर कितनी लगा दो, हाफ लगा दो। बहुत आसान कैटेगरी का क्वेश्चन था। तो ये सब चीजें भी आप उसी टेबल के अंदर पढ़ के आ रहे हो। तो सर इस कंडीशन में अभी की इक्विटी कितनी होगी, 2। मैं एक बार मैं दिखा देता हूँ उस टेबल के अंदर ये सब चीजें। बेटा सांद्रता को 4 गुना किया था, सर सांद्रता को आपने कितना टाइम किया था कि सांद्रता को 4 गुना कर रहे हो, सांद्रता को 4 गुना करने पर अभी की दर कितनी हो रही है, 2 हो रही है। उस कंडीशन में बेटा ऑर्डर कितना आएगा, हाफ आने वाला है। ये सब चीजें तो बेटा ऑलरेडी पढ़कर आए हैं अपन, तो ये तो ध्यान रखना है। और बेटा इतना भी नहीं पता हो तो कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं कि सर सांद्रता को 4 गुना कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये के ए की पावर 4a की पावर कुछ होगी, बेटा वो करने पर रेट कितने टाइम हो रही है, डबल हो रही है। इसका मतलब इसकी पावर 1/2 होगी। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर में कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो बेटा ये कॉमन सेंस से भी अपन इसको कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है तो टेबल को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेटा इसकी जो पावर होगी उसी को तो अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो रेट और जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको पावर के अंदर आप चेक कर सकते हो। ये सब चीजें टेबल के अंदर ऑलरेडी पढ़कर भी आए हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन रहेगा, यहां तक अपन ने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 37 तक डिस्कस किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये बोल रहा है कि काल्पनिक अभिक्रिया का वेग नियम ये दे रखा है, तो इसमें दर निर्धारक पद कौन सा होगा। बेटा ये भी आप ट्राई करो खुद से, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने लगभग 5-7 क्वेश्चंस करवाए थे जहां अपन ने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 38 को आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 और 39 सेम सेम ही है, तो ये तो मतलब 2 बार टाइप हो गया, इस वजह से सेम है। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, ये होमवर्क के तौर पे आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 40। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में शून्य कोटि अभिक्रिया रहेगा। इसका बेटा एक प्रॉपर डेरिवेशन है, उस चीज़ को अपने को डिस्कस करना है। तो बेटा इसका एक डेरिवेशन है, उस चीज़ को अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो शून्य ऑर्डर कोटि की जो अभिक्रिया होगी उसके लिए मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूँ कि सर इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या लिखोगे। तो इसके लिए जनरल इक्वेशन ऐसा लिखा कि मेरे पास में एक रिएक्टेंट था ए,
इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ए रिएक्टेंट था जिससे बेटा एक प्रोडक्ट का क्या हो रहा है मेरे पास में फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और मैंने माना कि शून्य ऑर्डर रिएक्शन है, तो बेटा इसके लिए आप रेट कैसे लिखोगे सर, इसके लिए रेट लिखेंगे डी अपॉन डी टी, और बेटा अभी कारक है तो साथ में किसका साइन आएगा माइनस का, वो बराबर होगा सर के, एक की पावर कितनी करनी पड़ेगी, जितना ऑर्डर है उतनी पावर कर दो सर, यहाँ ऑर्डर तो कितनी होगी 0, बेटा एक की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो सर यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि डी ए इक्वस टू होगा माइनस के डी टी। बेटा मैंने कुछ ही नहीं किया, मैंने क्या काम किया है, मैंने एक ही काम किया है, इस dt को इस तरफ ले आया, ये तो 0 हो गया, तो ये तो के बराबर हो गया, बेटा dt आएगा तो माइनस का साइन भी इसके साथ में आएगा। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन करने पर दोनों तरफ बेटा मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं कि सर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा डी ए, लोअर लिमिट रखनी पड़ेगी तो वो तो क्या होगी ए नोट अपॉन अपर लिमिट, इसको मैं क्या बोल देता हूँ 80, तो बेटा वो बराबर होगा किसके, देखो के तो होगा उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि के तो कांस्टेंट है, तो माइनस के तो बाहर की तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ dt बचेगा, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो लोअर लिमिट तो 0 मान लो और अपर लिमिट कितनी मान लो टी, यहाँ अपर लिमिट मान लो। बेटा यहाँ ए नोट क्या है, तो आप बोलोगे कि टी इक्वल्स टू 0 टाइम पर एक की जो सांद्रता होगी उसी को बेटा क्या बोल रहे हैं अपन, ए नोट बोल रहे हैं, एक की सांद्रता जो होगी बेटा उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ए नोट बोल रहा हूँ। सर यहाँ जो 80 होगा वो क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि t इक्वल्स टू टी टाइम पर जो एक की सांद्रता होगी बेटा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 80 बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मेरे को इसके अंदर करनी थी। बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वही होगा कि इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो बेटा ये ऐसा दिखाई देगा, एक की कॉन्सेंट्रेशन नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, और ये किसके बराबर होगा, माइनस के टी के बराबर होगा। बेटा अपने को पता है कि अपन इस इंटीग्रेशन में आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा, तो ये करेंगे कि सर ये हो जाएगा 80 माइनस ए नोट, 80 माइनस ए नोट, और वो बराबर होगा माइनस के टी के, इस माइनस के साइन को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा ए नोट माइनस 80, वो बराबर होगा किसके, के टी के बराबर होने वाला है। बेटा ये सब चीज़ें अपने को इसको डिस्कस करनी थी, तो एक बार बच्चों आप इस डेरिवेशन को यहाँ तक नोट करो, एक बार नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको वापस एक बार रिकॉल करवाता हूँ, फिर अगले पेज के ऊपर अपन चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जिसमें एक प्रॉपर जो डेरिवेशन है उसको अपन तैयार करते हैं। तो एक बार बच्चों आपको इसको धीरे धीरे इसको नोट करना है, तो एक बार बच्चों नोट करो आप इसको। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट अपन आगे की तरफ नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। बेटा फाइनल इक्वेशन 80 माइनस ए नोट बराबर के 80 था, आगे की तरफ इसी को ले चलता हूँ मैं। तो फाइनल इक्वेशन अपने पास में क्या थी कि सर ए नोट माइनस 80 बराबर क्या था, के टी। इस इक्वेशन को बेटा थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, उनमें क्या करूँगा, ग्राफ प्लॉट करना है मेरे को। तो ग्राफ मेरे पास में ऐसा रहेगा कि इस तरफ तो मेरे पास में रहेगा 80, इस तरफ क्या रहेगा, टाइम रहेगा। तो बेटा जो मेरे पास में इस एक्सिस पे होगा मैं उसको एक तरफ करूंगा और बाकी सबको एक तरफ भेज दूंगा। तो यहाँ से 80 बराबर क्या लिख दूंगा मैं कि सर 80 बराबर लिख दो आप ए नोट माइनस के टी, और y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी होगा,
उससे आप सर इसको क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तो यहाँ से अपने को देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो ढाल होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर होगा। इसका मतलब सर इस ग्राफ के अंदर जो ढाल होने वाला है वो बेटा नेगेटिव होगा, और उसका जो स्लोप होगा मतलब जो लाइन होगी वो एक नेगेटिव होगी, और उसका ढाल किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा माइनस के बराबर होने वाला। बेटा यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर के बराबर क्या होगा, ऊपर से के बराबर हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। और बेटा इसी को अपन क्या बोलते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया की इंटीग्रेटेड इक्वेशन बोलते हैं। तो इस वाले को अपन क्या बोलेंगे, समाकलित वेग समीकरण, इसको बोलेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया की, शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण, वेग समीकरण। बेटा ये चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें क्या है उन सब के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो बेटा यहाँ के होगा, उसका मतलब होगा दर नियतांक, और बेटा यहाँ जो ए नोट होगा वो होगा टी इक्वल्स टू 0 समय पर ए की सांद्रता, और बेटा ए टी होगा वो किसके बराबर होगा, टी इक्वल्स टू टी समय पर ए की सांद्रता, ए की सांद्रता। तो बेटा ये एक डेरिवेशन है जो बोर्ड क्लास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रॉपर डेरिवेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार बच्चों यहाँ तक नोट करो, इसके बाद में मैं दोनों स्लाइड को एक बार वापस आपको रिकॉल करवाता हूँ, उसको प्रॉपर अपन वापस एक बार देखने वाले हैं। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट चीज को वापस देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एक बार इसको नोट करो, इसके बाद में दोनों पेजों को वापस एक बार समराइज करवाता हूँ। बेटा यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद में अपन वापस देखो, सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया थी, उसकी एक समाकलित वेग समीकरण लिखनी थी। तो मैंने कहा कि कोई भी एक अभिक्रिया थी जिसमें ऐसे उत्पाद का फॉर्मेशन हो रहा है, बेटा इसके लिए रेट लिखोगे तो डी ए अपॉन डी टी। बेटा माइनस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि एक की सांद्रता जो अभिकारक होगा उसकी सांद्रता समय के साथ में कम होगी। ये बराबर होगा कि एक की पावर 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो एक लगा देता। ये तो एक हो गया। तो बेटा यहाँ से मैं इस डी ए को इस तरफ भेज दूंगा, तो डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी। बेटा मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करूंगा, समाकलन करूंगा। तो बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसके अंदर रखनी पड़ेगी। सेम इस तरफ क्या, के को बाहर ले लिया क्योंकि ये तो क्या था, कांस्टेंट था। बेटा यहाँ ए नोट का मतलब था कि टी इक्वल्स टू 0 पर एक की सांद्रता होगी, इसको ए नोट बोलेंगे, और टी इक्वल्स टू टी टाइम पर एक की सांद्रता होगी, इसको क्या बोलेंगे, एटी बोलेंगे। बेटा यहाँ आपको लिमिट्स पुट करनी थी, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैंने पुट की। तो बेटा इसको अपन आगे की तरफ सोल्व करेंगे। तो जो इंटीग्रेशन के अंदर ये होता है कि जो भी अपर लिमिट होगी उसमें से लोअर लिमिट को माइनस करो, ये बराबर होगी माइनस के 80 के। इस माइनस के साइन को हटाने के लिए 80 को इस तरफ, ए नोट को इस तरफ और 80 को इस तरफ भेज दिया। ए नोट माइनस 80 बराबर क्या हो गया, के टी। अब बच्चों आगे की तरफ क्या करना था, ये फाइनल इक्वेशन अपने पास में है। अब बेटा मेरे को ग्राफ प्लॉट करना था, तो मेरे को इस तरफ
जो वाई एक्सिस पे जो चाहिए था उसको मैंने एक तरफ कर दिया। ग्राफ के अंदर अपन यही करते हैं कि इस एक्सिस पे जो चाहिए होता है उसको एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ भेज दो। ए टी बराबर क्या हो गया, ए नोट माइनस के टी के बराबर हो गया। बेटा जैसे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो यहाँ बेटा जो ढाल होगा वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस के बराबर है। इसका मतलब ढाल होगा वो माइनस के बराबर होगा। बेटा इसी वाली इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने ये लिख दिया कि के बराबर होगा वो होगा ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी। इसी को बेटा अपन शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण के नाम से जानते हैं। बेटा यहाँ के बराबर होगा दर नियतांक, ए टी का मतलब टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो समय पर एक की सांद्रता, और ए टी का मतलब टी इक्वल टू टी समय पर एक की सांद्रता होगी। उसको बेटा अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए टी से रिप्रेजेंट करने वाले। ये बेटा इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास में थी। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल जो जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन थी उसका अपने पास में एक प्रॉपर डेरिवेशन था। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जब अपन आएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में अर्धायुकाल रहेगा। तो बेटा इस अर्धायुकाल को अपन ऐसे टी हाफ होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अर्धायुकाल होता क्या है उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो अर्धायुकाल की डेफिनेशन ये होती है, ये वो समय होता है, ये वह समय होता है, समय होता है जिस पर कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उस समय को अर्धायुकाल बोलते हैं। उस समय को अर्धायुकाल कहते हैं, इसका मतलब बेटा दो तीन चीजें याद रखनी है कि अर्धायुकाल वो समय होगा जिस पर कोई भी अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का कितना हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए। इसका मतलब सर टी समय पर जो सांद्रता होगी बेटा वो किसके बराबर होगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। एक चीज तो ये ध्यान रखनी। दूसरा सर आपने जो लास्ट स्लाइड के अंदर जहां टी का यूज किया था उस टी को अब आपको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, टी हाफ से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। बेटा जो लास्ट फॉर्मूला अपन ये देखा है कि टी बराबर होगा वो होगा ए नोट माइनस ए टी अपॉन के बराबर होगा। अब बेटा इस फॉर्मूले में जो भी चीजें हैं उसको रिप्लेस करो। सर के टी को तो टी हाफ से रिप्लेस करो, बेटा ये रिप्लेस कर दे टी हाफ, ए नोट माइनस ए टी की जगह कितना रख दो, प्रारंभिक सांद्रता का आधा, तो यहां रख दिया ए नोट अपॉन टू, नीचे की तरफ कौन था बेटा के, बेटा एक में से आधा गया तो आधा। इसका मतलब सर यहाँ से टी हाफ क्या हो गया कि टी हाफ बराबर आ गया, टी हाफ है वो बराबर हो गया ऊपर की तरफ तो बेटा ए नोट, नीचे की तरफ कौन बजाएगा टू के। इसका मतलब सर ये मेरे पास में क्या होगा, फाइनल इक्वेशन होगी। टी हाफ का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रता अपॉन टू के। देखो बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन ने लिखा कि सर सबसे पहले आप एक काम करो, अर्धायुकाल की परिभाषा बताओ। बेटा अर्धायुकाल की परिभाषा क्या है कि अर्धायुकाल वह समय होगा जिस पर कोई भी अभिकारक होगा वो बेटा अपनी प्रारंभिक सांद्रता का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। इसका मतलब 80 था जहां टी समय पर सांद्रता थी उसको तो आप ए नोट अपॉन टू लिख दो क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता की आधी है, और बेटा टी को किससे रिप्लेस कर दो, टी हाफ से। ये जनरल फॉर्मूला था। बेटा टी की जगह तो मैंने क्या रखा, टी हाफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उतनी रहेगी, और एटी की जगह ए नोट अपॉन टू, तो यहाँ ए नोट अपॉन टू। बेटा नीचे की तरफ से क्या होगा, देख ए में से ए नोट अपॉन टू गया तो ए नोट अपॉन टू बच जाएगा, एक में से आधा माइनस कर तो आधा, तो यहाँ से टी हाफ हो गया वो बराबर हो गया ए नोट अपॉन टू के क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो बच्चों एक बार आप इस चीज़ को नोट करो, इसके बाद में कुछ ग्राफ्स वगैरह या फिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से अपन नेक्स्ट हेडिंग लगाने वाले हैं। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं।
इसके बाद में बच्चों ये जो फाइनल रिजल्ट आया था ए नॉट अपॉन 2 के, इसी रिजल्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास में था कि सर यहाँ से आपके पास में जो फाइनल रिजल्ट था टी हाफ का, कि टी हाफ बराबर था ए नॉट अपॉन 2 के। ये क्या था, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु का, तो ये था अपने पास में शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। बेटा इसके अंदर एक चीज देख रहे हो कि सर यहाँ टी हाफ होगा, उसका फॉर्मूला ए नॉट अपॉन 2 के। इसका मतलब ये हुआ कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ होगा अर्धायु काल, वो समानुपाती होगा किसके, प्रारंभिक सांद्रता के। प्रारंभिक सांद्रता की क्या होने वाला है, समानुपाती होने वाला है। दूसरा एक काम करो सर, आप ग्राफ पुट कर दो किस किस के बीच में, कि सर आप ग्राफ प्लॉट कर दो, एक तो टी हाफ के बीच में और दूसरा किसके बीच में, प्रारंभिक सांद्रता के बीच में। बेटा अपने को पता है कि टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रता एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब जैसे जैसे टी हाफ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रारंभिक सांद्रता भी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। इसका मतलब सर ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है जो ओरिजिन से क्या होगा, पास होगा। दूसरा सर एक काम कर दो, आप एक ग्राफ पुट करो कॉन्सेंट्रेशन के बीच में और किसके बीच में, टाइम के बीच में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बेटा इसका रिलेशन अपने को पता है कि सर जो रेट होगी दर और सांद्रता के बीच में, आपको एक ग्राफ पुट करना था जिसको कॉन्सेंट्रेशन ना बोलकर मैं बेटा क्या बोल दूंगा, हाँ ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच में आपको ग्राफ पुट करना था। तो इसके अंदर बेटा अपने पास में अगर कॉन्सेंट्रेशन या फिर मैं जिसको दर बोल दूं, दर और टाइम के बीच में अपने को क्या करना था, ग्राफ को पुट करना था। तो बेटा इसमें दर, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैं रेट लिख देता हूं एक बार। बेटा अपने पास में एक तो दर है और समय के बीच में ग्राफ पुट करना है, तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट होगी, वो क्या होगी कि रेट बराबर होगा के, ए की पावर कितनी होगी, जीरो। इसका मतलब दर होगी वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ होने वाला है, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए। बेटा उस ग्राफ के बारे में अपन एक बार डिस्कस करते हैं। एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो, जो भी ग्राफ है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो एक बार बेटा यहाँ तक ये 2-3 लाइन इसके अंदर नोट करो। यहाँ तक बेटा आपने इसको नोट कर लिया होगा। इस ग्राफ को अपन देखते हैं एक बार, प्लॉट करते हैं अपन रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। तो बेटा यहाँ अपन टाइम की जगह कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं एक बार। तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या ग्राफ होगा कि सर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिख दो तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो दर होगी वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसकी पावर जीरो होगी। तो बेटा यहाँ जो ग्राफ होगा वो कैसा होने वाला है, स्ट्रेट लाइन होने वाला है। इसके बाद में सर एक ग्राफ आउटपुट कर दो आप किसके बीच में, टी टाइम पर जो सांद्रता थी जिसको 80 बोलते थे उसके बीच में, और बेटा किसके बीच में, समय के बीच में। तो बेटा इसका इक्वेशन तो अभी अपन देख के आए थे कि सर 80 जो होगा वो बराबर होगा ए नॉट माइनस के टी के बराबर। तो यहाँ से ढाल किसके बराबर आ रहा है सर, माइनस के बराबर होगा। इसका मतलब ढाल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और वोट किसके बराबर होगा, जो स्लोप बोलते हैं जिसको ढाल, वो किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर होने वाला है। तो बेटा 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, यहाँ लिखूंगा मैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है। इसी रिजल्ट के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने को याद रखनी है कि बेटा एक शून्य ऑर्डर रिएक्शन हो गया अपने पास में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर
रिएक्शन। उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दो तीन चीज याद रखनी है कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी उसको बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगने वाला है बेटा, किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो बेटा डबल लगने वाला है किसका, टी हाफ का। एक रिजल्ट तो ये याद रखना है। और दूसरा बेटा एक रिजल्ट आपको याद रखना है कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 75% खत्म होने में जो टाइम लगने वाला है बेटा उसकी वैल्यू होगी 3/2 गुणा टी हाफ के क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। तो बेटा दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो टी हाफ का कितना लगेगा, डबल लगने वाला है। और किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 75% खत्म होने में जो टाइम लगने वाला है वो 3/2 गुणा टी हाफ लगने वाला है। बेटा दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस वाले रिजल्ट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो कि सर टी 100% होगा वो बराबर होगा 2 गुणा टी 50%। सेम ही बात है बेटा, टी हाफ और 50% एक ही बात है। और दूसरा इसको लिख सकता हूँ टी 75% होगा वो बराबर होगा किसके, 3/2 गुणा टी हाफ। इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि टी 75% होगा वो ऐसा होगा 3/2 गुणा टी हाफ की वैल्यू कितनी थी बेटा, A0/2K। तो इसको थोड़ा आगे की तरफ मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ कि 3/4 A0/K क्या होने वाला है इसके अंदर 75% को खत्म होने में लगने वाला टाइम होगा। बेटा ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर डायरेक्ट ध्यान रखनी है। तो बेटा ये चीज़ इसको आप इसमें ध्यान रख सकते हो। तो एक बार बच्चों आप इस स्लाइड को नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपन चलने वाले हैं। तो ये 2-3 पेज है उनको नोट करो। इसके बाद में जो भी तक अब तक पढ़ा है अपन ने उसको एक बार मैं समराइज करवा देता हूँ। इसके बाद में 1-2 क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट था उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा ये जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन थी उसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब अपन ने डिस्कस किए हैं। तो बेटा एक बार जो भी पढ़ा है वो सब कुछ मैं एक पेज के ऊपर आपको वापस रिकॉल करवाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा पता आज के लेक्चर के अंदर जो भी था उन सबको एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन थी उसका फॉर्मूला क्या था कि सर K बराबर A0 माइनस AT/K के बराबर था। बेटा ये क्या था, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, पहला फॉर्मूला था। सर एक फॉर्मूला इसका यही था कि AT था वो बराबर था किसके, A0 माइनस KT के बराबर था। यहाँ से सर आपने ग्राफ पुट किया था AT और किसके बीच में, टाइम के बीच में। तो बेटा यहाँ एक स्लोप प्राप्त हो रहा था उसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस की। ये सब चीजें अपने डिस्कस की। इसके बाद में सर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है उसके लिए टी हाफ की वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया तो उसका फाइनल फॉर्मूला आया कि A0/2K। इसके बाद में जो जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन थी उसी के लिए 2-3 टाइम इंटरवल बताएं कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को जो होगी उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा बेटा वो कितना लगने वाला है, वो डबल लगेगा किसका, टू हाफ का डबल लगेगा। तो 100% खत्म होने में टाइम लगेगा वो टी हाफ का कितना लगने वाला है, डबल। और किसी भी रिएक्शन को 75% खत्म होने में लगेगा जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए बेटा वो टाइम कितना लगेगा कि सर वो लगेगा 3/2 गुणा टी हाफ। इसके अंदर क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला। इसके बाद में किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि सर के बराबर जो रेट बराबर होगी वो होगी के एक की पावर जीरो के बराबर। इसका मतलब सर रेट होगी वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इस वजह से अपन अगर कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच में ग्राफ को पुट करना चाहिए तो बेटा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन अपने पास में आने वाला। बेटा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। अगर यहाँ से मैं टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ को पुट करना चाहूँ तो बेटा वो कैसा रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो बेटा ओरिजिन से क्या करने वाली है, पास से करने वाली है। ये सब चीजें अपन ने जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन था उन सब के बारे में डिस्कस किया। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो अपने को जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने थे। इसके बाद में बच्चों कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलता हूँ।
सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। पहला क्वेश्चन अपने पास में रहेगा कि यदि प्रारंभिक सांद्रता को 3 गुना किया जाए, 3 गुना किया जाए तो टी हाफ का मान भी 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। बेटा इसमें पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड ऑर्डर होगी, थर्ड ऑप्शन है जीरो ऑर्डर, बेटा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बेटा ये अपने पास में क्या होने वाले ऑप्शन होने वाले। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास में ऑप्शंस होने वाले। क्वेश्चन क्या था कि यदि प्रारंभिक सांद्रता को आप 3 गुना कर रहे हो, उस कंडीशन में टी हाफ का मान होगा वो भी 3 गुना हो जाएगा, तो बेटा अभिक्रिया की कोटि का मान आपको ज्ञात है करना। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में एक चीज दे रखा है कि प्रारंभिक सांद्रता को आप जैसे बढ़ा रहे हो, जितना टाइम इंक्रीज कर रहे हो उतने ही टाइम टी हाफ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब सर टी हाफ होगा वो प्रारंभिक सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बेटा ऐसा रिलेशन कहाँ पढ़ा है सर? ऐसा रिलेशन तो अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ के हैं कि सर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी उसके लिए टी हाफ होगा वो बराबर होगा किसके, ए नॉट अपॉन 2k के बराबर होगा। इसका मतलब सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेटा ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन में होगा, शून्य ऑर्डर रिएक्शन में, शून्य कोटि अभिक्रिया में। ये किस में होगा बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर होगा तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होगी वो अपने इसके पास में क्या होने वाला, आंसर होने वाला। समझ गए क्या बात को? तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि अभिक्रिया ए से बी बन रहा है या फिर प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट में एक ही सांद्रता को दो गुना करने पर, दो गुना करने पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर अपरिवर्तित रहती है तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। बेटा क्वेश्चन अपने पास में कि यदि ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, मैं एक ही सांद्रता को आप डबल कर रहे हो तो उससे अभिक्रिया की दर क्या होने वाली है, अपरिवर्तित होने वाली है। तो उस कंडीशन में बेटा आपको अभिक्रिया की कोटि होगी जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके बारे में जानकारी देनी है। बेटा पहला ऑप्शन आपके पास में रहेगा ज्ञात नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन क्या रहेगा कि इसको अपन ज्ञात नहीं कर सकते, पहला ऑप्शन ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन अपने पास में रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रहेगी, तीसरा ऑप्शन रहेगा सेकेंड ऑर्डर और बेटा फोर्थ ऑप्शन रहेगा शून्य कोटि।
बेटा एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, बहुत ही आसान के लेवल का एक क्वेश्चन है, तो एक बार बच्चों इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा उसको एक बार बच्चों ट्राई करो आप लोग। तो बेटा अपने पास में क्वेश्चन क्या था कि एक अभिक्रिया आपके पास में ऐसे प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें एक की सांद्रता को आप कितना कर रहे हो, 2 गुना कर रहे हो, तो इससे अभिक्रिया की दर अपरिवर्तित रहेगी। तो बेटा इसमें ऑर्डर आपको ज्ञात करना था, अभिक्रिया की कोटि का मान ज्ञात करना था। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा कि सर रिएक्शन ऐसी होगी कि रेट बराबर होगा कि सर यहाँ से रेट होगा वो बराबर होगा के एक की पावर कुछ होने वाली है। अब आप एक की सांद्रता को 2 गुना कर रहे हो, इसका मतलब न्यू रेट होगी वो कैसी होगी के एक की सांद्रता को 2 गुना किया, अब से न्यू रेट होगी वो पुरानी रेट के बराबर होगी, इसका मतलब दर अपरिवर्तित होगी। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि सर सांद्रता को बदलने पर दर बदल ही नहीं रही है, इसका मतलब दर होगी वो सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब सर यहाँ पावर कितनी कर दो आप, 0 पावर कर दो। बेटा 0 पावर करने का मतलब है कि इस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा कितने होने वाला है कि सर यहाँ आपके पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को पता है कि सर जो 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है उस 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर अपन जनरल जो फॉर्मूला लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं कि सर 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जनरल फॉर्मूला अपने पास में होता है कि रेट होगी वो बराबर होगी के एक की पावर एन होगा, जहां एन की वैल्यू कितनी रख दें 0। तो बेटा ये अपने पास में 0 ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होगी, उसका सबसे जनरल फॉर्मूला होता है। ये अपने पास में बेटा 0 ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, उसका सबसे जनरल फॉर्मूला होने वाला है। तो बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर डिस्कस करनी थी। इसके बाद में अगला जो ग्राफ है वो अपने पास में ऐसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा ग्राफ कौन सा ग्राफ शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कोटि अभिक्रिया के लिए सही होगा, सही होगा। बेटा 4 अलग अलग टाइप के ग्राफ्स हैं, उसके बारे में बताने कि कौन सा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सही होने वाला है। तो बेटा पहला ग्राफ अपने पास में रहेगा कि टी हाफ और जो टाइम होगा या फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसके बीच का ग्राफ है वो ऐसा ग्राफ रहेगा। बी ऑप्शन अपने पास में रहेगा कि जो 80 होगा उसके बीच में टाइम का बीच का ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। सी ऑप्शन अपने पास में कि दर और सांद्रता के बीच का जो ग्राफ होगा वो अपने पास में एक ऐसा ग्राफ होने वाला है। और बेटा डी ऑप्शन अपने पास में रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बेटा ये अपने पास में एक क्वेश्चन था 0 ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए, जिसमें आपको चेक करना था कि सही ग्राफ कौन सा होगा। बेटा 3 अलग अलग टाइप के ग्राफ्स अपने को दे रखे हैं। सबसे पहला ग्राफ अपने पास में दे रखा है टी हाफ और ए नोट के बीच में। तो बेटा टी हाफ और ए नोट के बीच का जो ग्राफ होगा उसमें रिलेशन पता है कि सर टी हाफ और ए नोट का जो बीच का ग्राफ होगा उसमें टी हाफ होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली क्या होने वाला है, प्रोपोर्शनल होने वाला है। इसका मतलब सर इसके बीच में ग्राफ होगा वो ऐसा ग्राफ होगा जहाँ इस तरफ टी हाफ होगा और यहाँ कितना होगा ए नोट। इसका मतलब पहला ग्राफ तो क्या हो गया, गलत। दूसरे में 80 और टी के बीच का ग्राफ था, तो सर इसके लिए इक्वेशन मेरे को पता है कि 80 बराबर क्या था वो था ए नोट माइनस के टी के बराबर होगा। इसका मतलब कि सर 80 और टी के बीच का ग्राफ होगा उसमें स्लोप कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव। इसका मतलब सर ग्राफ तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, ये नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ होना चाहिए था। इसका मतलब ये तो क्या होगा, गलत। बेटा दर और सांद्रता होगी तो अपने को पता है कि दर होगी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वो बराबर होगी के एक की पावर कितनी 0। इसका मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो सर ग्राफ तो ऐसा बनना चाहिए था, ये तो अपने पास में जो दर रहेगी वो और इस तरफ सांद्रता, तो सर इनके बीच का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था। जबकि इसके अंदर बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इनमें से कोई सा ग्राफ भी सही नहीं होगा। तो सर आंसर कौन सा होने वाला है, डी आंसर होने वाला है। तो बेटा ये 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपन ने इसके अंदर डिस्कस किए। तो एक बार बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलने वाले हैं। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो।
तो बेटा ये सब चीजें अपने पास में केमिकल काइनेटिक्स था, उसमें जो शून्य कोटि अभिक्रिया थी उसके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कशन किया। इसमें समाकलित वेग समीकरण थी, उसके बारे में डिस्कस किया। अर्धायुकाल था, उसके बारे में डिस्कस किया। कुछ इंपॉर्टेंट टाइम इंटरवल थे, उन सब के बारे में बच्चों अपन ने इसके अंदर डिस्कस किया। तो ये अपने पास में केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 था। तो इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। कल जो लेक्चर नंबर 6 होगा उसमें कुछ और अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। फिर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होगी, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। आप सब लोग पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू बच्चों।